हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इससे पहले वाले वीडियो व्याख्यान में हमने राष्ट्रपति महोदय के वीटो शक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और ख़ास तौर से हमने राष्ट्रपति महोदय के जो वीटो पावर्स थे वो संसद द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में देखे थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एक नई चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। हालांकि हम राष्ट्रपति के वीटो पावर्स के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित ऐसे विधेयक जिन्हें राज्यपाल महोदय के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, उन विधेयकों के ऊपर राष्ट्रपति महोदय के पास किस किस तरह की शक्तियां हैं, किन परिस्थितियों में वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और टॉपिक हमने इसका जो रखा है, जो हेडिंग रखी है, प्रेसिडेंट्स वीटो पावर्स एंड स्टेट्स बिल, यानी कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय की वीटो शक्तियाँ। ये आज का हमारा टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर हम अब बात करेंगे। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्लाइड्स के माध्यम से हम एक एक चीज़ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जब भी राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो वो राज्यपाल की अनुमोदन के बिना कानून या एक्ट नहीं बन सकता। राष्ट्रपति महोदय की तरह ही राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की आवश्यकता राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में आवश्यक होती है। अब जब किसी विधानमंडल के द्वारा विधेयक पारित होकर राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए जाता है तो उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि वो चाहे तो विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे, यानी कि एसेंट कर दे। दूसरा वो हो सकता है कि वो उस पर अपनी अनुमति को रोक ले, यानी कि विथहोल्ड कर लें अपनी एसेंट को। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर देते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि वह विधेयक को अपने संदेश के साथ पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को वापस लौटा देते हैं। अब इस संदर्भ में जो अनुच्छेद हैं हमारे भारत के संविधान के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें हैं 200 और 201। ये जो दो अनुच्छेद हैं वो राज्य विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया के संदर्भ में हमें देखने को मिलते हैं। और जब राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल महोदय के पास आते हैं तो उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, उस संदर्भ में जो डायरेक्शन है, जो फोकस है, जो लाइट है, वो आर्टिकल 200 और 201 हमारे सामने रखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इन आर्टिकल्स में क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 200 की। यू कैन सी ओवर हेयर कि राज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि, देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, बात हम साधारण विधेयक की कर रहे हैं, ना कि धन विधेयक की। धन विधेयक के संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था और समझा था कि जब भी धन विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास आता है वो उसे पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकते। तो वही प्रावधान यहाँ भी हमें राज्य विधानमंडल के विधेयक के संदर्भ में देखने को मिलता है। यदि वह धन विधेयक है तो राज्यपाल उस विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता, किंतु यदि वो धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल के पास ये ऑप्शन है कि वो सदन या कुछ राज्य जहाँ पे 2 सदन है, इस संदेश के साथ उनको लौटा सकता है कि उस विधेयक या उसके किसी किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार किया जाने की आवश्यकता है और विशिष्टता ऐसे संशोधनों की पुनर्स्थापना की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। यानी कि राज्यपाल महोदय कुछ ऐसे अपनी अनुशंसा कर सकते हैं और साथ ही साथ इस बात का संदेश भी दे सकते हैं कि उनके इन सुझावों की वांछनीयता के ऊपर राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार करना चाहिए। और जब इस प्रकार विधेयक को वापस लौटा दिया जाता है तब सदन या दोनों सदन यदि किसी राज्य में हैं, यानी कि विधान परिषद भी है, तो अगर उसको पुनः पारित करके, चाहे वो संशोधन से साथ हो चाहे संशोधनों के बिना हो, यदि दोनों सदन उसे पारित करके पुनः राज्यपाल महोदय की स्वीकृति हेतु भेजते हैं तो उस स्थिति में राज्यपाल महोदय
अपनी अनुमति को नहीं रोकेंगे, यानी कि पुनर्विचार के पश्चात आने वाले किसी भी विधेयक को राज्यपाल महोदय को स्वीकृति प्रदान करनी होगी। तो ये बात हुई एक सामान्य विधायी प्रक्रिया की, जो राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में राज्यपाल के द्वारा अपनाई जाती है। तो अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 200 की। हमने बात कर ली और बात करेंगे अब अगला, जैसे कि यू कैन सी ओवर हियर आर्टिकल 201 यानी कि अनुच्छेद 201। 201 में क्या लिखा है इस बात को अब देख लेते हैं। जैसा कि हमने आर्टिकल 200 में देखा कि राज्यपाल के पास एक ऑप्शन होता है कि वो विधेयकों को राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। और जब अनुच्छेद 201 अब इस संदर्भ में बात करता है कि यदि राज्यपाल के द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर लिया गया है तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा क्या कार्रवाई उसके ऊपर की जा सकती है, उसकी बात अनुच्छेद 201 में की गई है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 201 क्या कहता है। जब कोई विधेयक और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति के पास क्या ऑप्शन है कि तब राष्ट्रपति घोषित करेगा, या तो वो विधेयक पर अनुमति दे देगा और या फिर अनुमति को रोक लेगा। परंतु जहां धन विधेयक है वहां पर राष्ट्रपति जो है उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये इस चीज़ को ध्यान रखिए। पिछले वाले आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 200 में हमने इस चीज़ को देखा था कि राज्यपाल जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, लेकिन वह राष्ट्रपति के लिए उसको निश्चित रूप से आरक्षित कर सकता है। और यदि कोई धन विधेयक जो कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित है और राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ अनुमोदित आरक्षित कर दिया गया है, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति महोदय राज्य विधानमंडल के धन विधेयक को भी वापस नहीं लौटा सकते। या तो वो अनुमति देंगे या फिर अनुमति नहीं देंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे धन विधेयक से इतर विधेयकों की। यदि ऐसे विधेयक राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए गए हैं तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन है कि या तो वो मंजूरी दें या फिर अपनी मंजूरी को रोक ले, या फिर उसे वो पुनः राज्यपाल के माध्यम से संबंधित राज्य के विधानमंडल को वापस पुनर्विचार हेतु लौटा भी सकते हैं। और साथ ही साथ वही संदेश वो भी दे सकते हैं या राज्यपाल के संदेश को ही वो वापस उस विधेयक के साथ में राज्य विधानमंडल को लौटा सकते हैं। अब इस प्रकार के लौटाए गए किसी विधेयक को यदि राज्य के विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद जहाँ भी जिस राज्य में हो वहाँ पर यदि दोनों सदन या जहाँ पर केवल विधानसभा है एक सदन के द्वारा पारित करके पुनः राष्ट्रपति महोदय के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है, तब भी राष्ट्रपति महोदय उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये चीज़ आपको खास तौर से विशेष रूप से आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि संसद के द्वारा जब किसी विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उन्हें उस पर अपनी स्वीकृति अपनी मोहर लगानी ही होती है। किंतु राज्य विधानमंडल के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती। यदि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक बार राज्य विधानमंडल के विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडलों को लौटा दिया गया हो, और ये आवश्यक है कि ऐसे लौटाए गए विधेयकों को 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा उन पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। और यदि पुनर्विचार के पश्चात वह पुनः राज्यपाल के माध्यम से ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजते हैं, तब भी राष्ट्रपति आबद्ध नहीं है, संवैधानिक रूप से वो मजबूर नहीं है कि ऐसे विधेयकों को मंजूर करें। वो पुनः या तो मंजूर कर सकते हैं या फिर अपनी स्वीकृति को रोक भी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो चाहें तो ऐसे विधेयक को कोल्ड स्टोरेज यानी कि ना तो उसको अनुमति दें और ना ही उस पर अपनी अनुमति रोके, बल्कि उसके ऊपर जस्ट सिट कर जाए, बैठ जाए, कोल्ड स्टोरेज में डाल दें। तो इस तरह से एक तरह से ये देखा जा सकता है कि ऐसे विधेयक का फिर कोई भविष्य नहीं होता। तो इस तरह की जो ऑप्शन है वो अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति महोदय के लिए यहाँ पर भारत का संविधान रखता है।
अब इस प्रकार हमने ये सारी चर्चा कर ली, जिसको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पास राज्य विधानमंडलों के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित शक्तियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर हमने लिखा है, यू कैन सी ओवर हियर, कि वह राज्य विधानमंडल से प्राप्त विधेयकों को स्वीकृत कर सकता है, उन पर अनुमति रोक सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, अथवा उन्हें बिना किसी निर्णय के, जैसा कि अभी हमने कहा, कि उन्हें अपने यहाँ पर लंबित भी रख सकता है, जिसको कि कोल्ड स्टोरेज में डालना भी सामान्य रूप से हम कह सकते हैं। अब यदि पुनर्विचार के पश्चात राज्य विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित करके राष्ट्रपति के समक्ष राज्यपाल के माध्यम से भेजते हैं, तब भी राष्ट्रपति उसे मंजूर करने के लिए बाध्य नहीं है। ये सब चीज़ हमने चर्चा इस पे हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं। अब एक सवाल पैदा यहाँ पर ये चीज़ होती है कि कौन से विधेयक हैं जिनको कि राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के लिए आरक्षित करते हैं। ये अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है और काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला भी है। तो इसको हम दो रूप में समझ सकते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, ऐसे विधेयक जिनको कंपल्सरली, यानी कि जो संवैधानिक रूप से राज्यपाल का दायित्व है कि ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना आवश्यक होगा, ये उसका संवैधानिक कर्तव्य है और जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे कौन से विधेयक हैं वो हम देखेंगे। दूसरा, ऐसे विधेयक भी हो सकते हैं जो कि राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करते हैं और वो चाहें तो ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दो श्रेणियों में इसको बांट कर देख सकते हैं। एक में कंपल्सरली, यानी कि आवश्यक रूप से ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना होगा, और दूसरे मामले में विवेक के अनुसार कुछ हद तक राज्यपाल इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि किन विधेयकों को भेजना है या किन विधेयकों को नहीं भेजना है। इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन विधेयकों की जिन्हें आवश्यक रूप से राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के निर्णय के लिए आरक्षित किया जाना उनका संवैधानिक कर्तव्य है, इसके लिए वो आबद्ध हैं। तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 200 में है, जिसको हमने पहले नहीं बोला, अब हम यहाँ पर उसका उल्लेख करते हैं। यू कैन सी, आप देख सकते हैं 200 के अनुच्छेद जो 200 है उसके प्रथम पैरा में ये कहा गया है कि जिस विधेयक से, ध्यान से समझिएगा, कि जिस विधेयक से, यहाँ सॉरी विधायक लिख दिया गया है लेकिन इसको विधेयक आप समझिए, जिस विधेयक से उसके विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की ऐसी न्यायिक की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है संकटापन्न हो, उस विधेयक पर राज्यपाल अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। इन सिंपल वर्ड्स एंड इन सिंपल लैंग्वेज, ऐसे विधेयक जिनमें ऐसे प्रावधान हो जो कि उच्च न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उसके क्षेत्र अधिकार को कम करते हों या उन उद्देश्यों को प्रभावित करते हों जिन उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल आवश्यक रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करेंगे। ये अनुच्छेद 200 में कहा गया है, यानी कि उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से संबंधित यदि कोई प्रावधान किसी विधेयक में है जिससे कि इस बात की संभावना है राज्यपाल की राय में कि उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण हो सकता है या किसी न किसी रूप में उसकी क्षेत्र अधिकार, उसकी शक्तियां प्रभावित हो सकती हैं, यदि राज्यपाल को ऐसा महसूस होता है तो निश्चित रूप से वो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 200 में कहा गया है। अब इस शक्ति को हम एनालिसिस करते हैं, या दूसरी तरीके से अगर हम बात करें तो हम अब ये चीज़ देखेंगे कि ऐसे कौन से विधेयक हो सकते हैं जो कि राज्यपाल के द्वारा अपने विवेकानुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। तो इसको समझने से पहले एक चीज़ और आपको अपने मस्तिष्क में बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए कि राज्यपाल की जो शक्ति है खास तौर से विधेयक आरक्षित करने की, उसकी प्रकृति क्या है उसके बारे में हमने यहाँ पर अंकित किया है। उसको आप ध्यान से एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यह ध्यान में रखने वाली तत्व है कि राज्यपाल का जो उल्लेख है उसका उल्लेख संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में किया गया है
परंतु पारित विधेयक के संदर्भ में यानी कि भाग 6 के अध्याय 2 में राज्यपाल का वर्णन हमें देखने को मिलता है, उनकी शक्तियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, किंतु पारित विधेयक के संदर्भ में उनकी जो शक्ति है और उनकी जो कार्रवाई है का वर्णन हमें इसी भाग यानी कि भाग 6 के अध्याय 3 में, जिसका कि शीर्षक है राज्य के विधानमंडल और उसका एक उप शीर्षक है विधायी प्रक्रिया, उसके अंतर्गत किया गया है। यानी कि इस चीज़ को समझिए, इसका क्या महत्व है या वाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग। इसका प्रमुख कारण है अनुच्छेद 212। समझने की कोशिश कीजिएगा। राज्यपाल का जो उल्लेख भाग 6 के अध्याय 2 में किया गया है, वहाँ पर राज्यपाल महोदय की राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों की शक्ति के संदर्भ में कोई बात नहीं की गई, लेकिन अध्याय 3 में जिसके शीर्षक है विधायी प्रक्रिया, उसके अंतर्गत ही इस चीज़ की बात की गई है कि राज्यपाल के पास में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में क्या शक्तियां हैं। अब इसी अध्याय का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 212। समझिएगा, यह अध्याय 3 के अंत में है, लास्ट का ये आर्टिकल है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है इसको समझिए। ये कहता है कि प्रक्रियागत अनियमितता के आधार पर यानी कि किसी प्रक्रिया की त्रुटि के कारण किसी विधि की विधि मान्यता को न्यायालय में प्रश्नगत होने से यह अनुच्छेद वंचित करता है, उसको संरक्षित करता है। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, अनुच्छेद 212 के अनुसार यदि विधायी प्रक्रिया में कोई अनियमितता होती है, इरेगुलरिटीज़ होती हैं, तो किसी भी न्यायालय में इस इरेगुलरिटी या अनियमितता के आधार पर उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो विधायी प्रक्रिया में यदि कोई प्रक्रियागत त्रुटि रहती है, कोई अनियमितता होती है, तो उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये अनुच्छेद 212 कहता है। और राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संदर्भ में क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी अध्याय 3 में है, अनुच्छेद 212 भी अध्याय 3 में है। अर्थात राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, ख़ास तौर से ऐसी शक्ति जिसके अंतर्गत वो अपने विवेक अनुसार कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि उन्होंने ये निर्णय क्यों किया और उसकी आवश्यकता नहीं भी थी, फिर भी यदि वो करते हैं तो भी उसको प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को समझाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर अंकित की हैं। तो अनुच्छेद 212 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस आर्टिकल, जो कि अध्याय 3 के अंत में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का संविधान राज्यपाल को विधेयकों को स्वीकृति या अपनी स्वीकृति रोकने अथवा विधेयकों के राष्ट्रपति आरक्षित करने के संबंध में कोई भी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त करता। क्लियरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राज्यपाल के लिए कोई गाइडलाइन आरक्षित नहीं करता, कोई गाइडलाइन नहीं प्रकाशित करता कि किस तरीके से राज्यपाल अपनी अनुमति देगा या उसको विधारित करेगा यानी कि रोकेगा या पुनर्विचार के लिए लौटाएगा या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए उसको आरक्षित करेगा। इस बारे में संविधान में विस्तार से स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में किन विधेयकों को राज्यपाल अपने विवेकानुसार राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, ये सवाल उत्पन्न होना जायज़ है। और इसी चीज़ को सरकारी आयोग जो था उन्होंने भी अपने विचार में और अपने विमर्श में शामिल किया था, खासतौर से राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में। इस संदर्भ में उन्होंने यानी कि सरकारी आयोग ने एक कंसल्टेंट पेपर जो जारी किया था उसमें उन्होंने एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है, जिसको कि समझना और जानना बेहद ज़रूरी है। और ये था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हॉकिस्ट फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये जो प्रोनाउंसिएशन है, हॉचिस्ट भी इसको कह देते हैं, कोई हॉकिस्ट कह देते हैं, सो इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। आप इसको सिर्फ याद रखिए कि हॉकिस्ट फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 1983 का निर्णय है, ये इस संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसमें क्या सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी। अंग्रेजी में हमने यहाँ पर अंकित की है, एज यू कैन सी क्लियरली
इट हैज़ बीन, पहले मैं अंग्रेजी में इसको वाचन कर लेता हूँ, उसके पश्चात हम इसको हिंदी में विचार इस पर करेंगे। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन हॉकिस फार्मास्यूटिकल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983, केस नंबर था 1019, that the governor's power to reserve for the consideration of president cannot be questioned in court. This is the takeaway। जो हमारा एसेंस है इस निर्णय का, इस जजमेंट का, वो ये है कि राज्यपाल की जो शक्ति है, ख़ास तौर से बिलों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की, उनके विचारार्थ आरक्षित करने की, उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। इन्वर्टेड कॉमा में जो चीज़ लिखी हुई है, आइए वो देखते हैं। अ बिल विच अट्रैक्ट्स आर्टिकल 254, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट के संबंध में कानून बनाने से संबंधित है, और आर्टिकल 304B, ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जिसके अंतर्गत यदि राज्य के विधानमंडल कोई कानून बनाते हैं तो उस पर राज्यपाल उसके लिए राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 304 का संबंध टैक्सेशन से है, जो कि अन्य राज्य या यूनियन टेरिटरी से आने वाली वस्तुओं पर टैक्स लगाने से संबंधित है, और अनुच्छेद 254(2) जो है वो समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से के संबंध में है। तो इन दोनों ही आर्टिकल्स के संदर्भ में यदि राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाना चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति महोदय की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। चलिए चलते हैं आगे। Where it is introduced or moved in the legislative assembly of a state without the previous sanction of president or which attracted article 31(3), ये अब abolish हो चुका है as it was then in force, or falling under the second proviso to article 200 has necessarily to be reserved for the consideration of president। क्या इसका अर्थ हुआ हिंदी में? हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि यदि संविधान के अनुच्छेद 254(2) और अनुच्छेद 304B के तहत यदि बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के इस तरह का कोई विधेयक जो कि इन अनुच्छेदों से संबंधित है राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल आवश्यक रूप से ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित करेगा। जी हाँ, क्योंकि इन आर्टिकल्स पर लॉ बनाने के लिए राज्य विधानमंडलों को, यानी कि राज्य सरकार को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि नहीं ली गई है और इस तरह का कोई विधेयक पारित कर दिया गया है तो आवश्यक रूप से राज्यपाल इन ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित करेगा। There may also be a bill passed by the state legislature where there may be a genuine doubt about the applicability of any of the provisions of Constitution which require the assent of President to be given to it in order that it may be effective as an act। यदि राज्यपाल की राय में संविधान का कोई अनुच्छेद ऐसा है जो कि उस विधेयक से प्रभावित होता है और उसको एक्ट बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है या उनकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तो निश्चित रूप से ऐसे सभी विधेयकों को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आवश्यक रूप से आरक्षित किया जाएगा। इन सच ए केस इट इज़ फॉर द गवर्नर टू एक्सरसाइज हिज डिस्क्रेशन। इन सभी मामलों में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करेंगे कि क्या ऐसा डाउट है, क्या ऐसा संशय है कि कुछ ऐसे प्रावधान विधेयक में संलग्न हैं, शामिल हैं, जिनके लिए राष्ट्रपति महोदय की ये पूर्व स्वीकृति अथवा उनकी पश्चात स्वीकृति आवश्यक होगी, तभी वो कानून का रूप ले पाएंगे। तो उन सभी इस तरह के विधेयकों को राज्यपाल के द्वारा आवश्यक रूप से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाएगा और इस मामले में वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय में हमें ऑब्जर्वेशन के रूप में देखने को मिलता है। ये सब एक्सरसाइज इसीलिए की जा रही है ताकि कोई फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में विरोधाभास ना पैदा हो, इस चीज़ को देखते हुए इस बात की अपेक्षा की गई है कि राज्यपाल ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करेगा।
Even if it is ultimately turns out that there was no necessity for the governor to have reserved a bill for the consideration of the president, still he having done so and obtained the assent of the president, the act so passed cannot be held to be unconstitutional on the ground of want of proper assent. This aspect of the matter, as the law now stands, is not open to scrutiny by the court. अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित कर दे राष्ट्रपति की विचारार्थ और बाद में ये प्रतीत होता है या पता चलता है कि ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तब भी ऐसे पारित विधेयक को या कानून को प्रक्रियागत आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये अनावश्यक डिले किया गया या ये गलत तरीके से राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया गया। तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको समझना है कि भले ही उसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी यदि राज्यपाल ने अपने विवेक अनुसार ऐसे विधेयक को आरक्षित कर दिया राष्ट्रपति के विचारार्थ, तब भी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस आधार पर नहीं ठहराया जा सकता, ना ही क्वेश्चन किया जा सकता है किसी कोर्ट के समक्ष कि ये गलत तरीके से आरक्षित किया गया था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यही अनुच्छेद 212 भी कहता है, क्योंकि प्रक्रियागत त्रुटि के आधार पर किसी भी निर्णय को जो है राज्यपाल के प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। किसी भी विधायी प्रक्रिया में कोई त्रुटि अगर रह जाए तो उस कानून को न्यायालय में प्रश्न में नहीं लिया जा सकता, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बल्कि प्रक्रियागत त्रुटियों से इम्यून आर्टिकल 212 करता है, यानी कि अनुच्छेद 212 इससे संरक्षण प्रदान करता है। इसी चीज़ को यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में अंकित किया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ आज के इस लेक्चर के माध्यम से समझ में आई होगी कि राज्यपाल के द्वारा आरक्षित विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय के पास क्या क्या ऑप्शन हैं और किन विधेयकों को आवश्यक रूप से राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाएगा और किन विधेयकों के संदर्भ में वो अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा और बहुत जल्दी मिलते हैं एक अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ में, और बात हम प्रेसिडेंट की ही करेंगे। उनके किसी खास एक बिंदु को लेकर पुनः हम चर्चा में आपके साथ शामिल होंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।